बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 17। टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि एनर्जी का रद्द-ओ-बदल फेज चेंजेस के दौरान, हालत के चेंज होने के दौरान। अब ये फेज़ है क्या? सॉलिड फेज़, लिक्विड फेज़, गैसियस फेज़, प्लाज्मा फेज़, ये मुख्तलिफ फेजेस होती हैं मैटर की। जब भी मैटर में कोई फेज़ चेंज आता है तो साथ में उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। Whenever matter undergoes a physical change, it always takes place by an energy change. हमेशा एनर्जी में तब्दीली आएगी जब भी फिजिकल चेंज आएगा। This change in energy is the quantitative measurement of the difference in the strength of intermolecular forces. Strength ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं अगर हम एनर्जी चेंजेस को देख लें फेज़ चेंज होने के दौरान, कि एक फेज़ से दूसरी फेज़ में जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड है या ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ से हमें अट्रैक्शन की जो फोर्सेस हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस फेज़ में, उनको कंपेयर किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इस हवाले से। द चेंज इन एनर्जी इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जो भी एनर्जी में तब्दीली आती है वो हीट की फॉर्म में आती है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म में। ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। यहाँ पे डेफिनेशन है एक एंथैल्पी चेंज की। इफ़ अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज टेक प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आता है, फिजिकल चेंज यानी जैसे गैस से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से सॉलिड बन जाना। केमिकल चेंज जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ये केमिकल चेंज है। तो अगर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उस दौरान देन द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो उस प्रोसेस के दौरान जो हीट चेंज हो रही है इज़ आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। इसको एंथैल्पी चेंज भी कहा जाता है। दिस इज डिनोटेड बाय डेल एच। एंथैल्पी का सिंबल है डेल एच। These enthalpy changes are usually expressed per mole of the substances। और एंथैल्पी को हमेशा पर मोल में लिखा जाता है, किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए एंथैल्पी को एक्सप्रेस किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस जो हैं वो एसोसिएटेड है, मतलब ताल्लुक़ रखती हैं, जुड़ी हुई हैं किस चीज़ के साथ? विद यूजुअल फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस के साथ 3 किस्म के एंथैल्पी चेंजेस हैं जो जुड़े हुए हैं। नंबर 1 है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डेल एच एफ। एफ फ्यूजन को ज़ाहिर करता है। अब ये फ्यूजन है क्या? फ्यूजन होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, मेल्ट हो जाना। तो मोलर का मतलब है 1 मोल। हीट का मतलब है कि इतनी हीट रिक्वायर्ड है 1 मोल सॉलिड को फ्यूज़ करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ये हीट है जो एब्जॉर्ब करवा होती है बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, 1 मोल सॉलिड के ज़रिए। व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द प्रेशर ड्यूरिंग द चेंज इज केप्ट 1 atm। और इस दौरान प्रेशर को 1 atm रखा जाता है फिक्स। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें 1 मोल लेंगे किसी लिक्विड का और उसको इतनी हीट सप्लाई करेंगे कि वो सारे का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
It is the amount of heat absorbed when 1 mole of liquid is changed into vapors at its boiling point. तो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में कन्वर्ट हो गया सारे का सारा मतलब 1 मोल लिक्विड का कन्वर्ट हो गया गैस फेज में वेपर्स में। तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई इस दौरान वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। प्रेशर इसमें भी 1 atm रखना है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि कुछ सॉलिड्स इस तरह के होते हैं कि चैप्टर 2 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि कुछ सॉलिड्स इस तरह के होते हैं कि उनको अगर हीट सप्लाई की जाए तो वो डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, यानी वो चीज़ मेल्ट होते ही थोड़ी देर बाद बॉयल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की बजाय डायरेक्ट जो है गैस फेज में चली जाती है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्लाइम्स, यानी कि डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया। सब्लाइम का मतलब है टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर, ये बता भी दिया उसने कि 1 मोल वेपर बन जाएंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ऑल दीज एंथैल्पी चेंजेस आर पॉजिटिव का मतलब है कि तीनों में ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, क्योंकि सारे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। एनर्जी चेंजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। डेल एच वी जो है वो ज़्यादा होता है डेल एच एफ से। क्यों? यानी किसी चीज़ के 1 मोल जो लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, और किसी सॉलिड का अगर 1 मोल हो तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न देखते हैं जी। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स then atoms, molecules or ions undergo relatively small changes in intermolecular distances। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो मॉलिक्यूल या आयन जिनसे वो सॉलिड बना होता है उसमें थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बस चेंज होता है, क्योंकि लिक्विड में भी एटम मॉलिक्यूल आयन बहुत ही करीब होते हैं, यानी एटम मॉलिक्यूल आयन के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है और चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो अंडरगोज अ स्मॉल चेंज। और यही वजह है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो थोड़ा सा चेंज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी थोड़ा सा ही आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। बट व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स, लेकिन जब एक लिक्विड एवापोरेट होता है तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि जो चीज़ गैस बन जाती है और गैस में मॉलिक्यूल आज़ाद हो जाते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही दूर फासले पे चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तकरीबन ख़त्म कर देना है, ऑलमोस्ट, क्योंकि गैसियस फेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान ना होने के बराबर होती है। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे इस केस में। तो बट व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स द लार्जर चेंजेस इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस एंड इन पोटेंशियल एनर्जी टेक्स प्लेस। क्योंकि मॉलिक्यूल हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे तो उनके दरमियान फासला हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लिहाजा एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए इस मकसद के लिए। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ फ्यूजन। तो सिंपल सी बात है कि वेपोराइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है फ्यूजन की निस्बत। सब्लिमेशन जो है वो वेपोराइजेशन से भी ज़्यादा है, मतलब उन दोनों से ज़्यादा है। वजह क्या है कि वहाँ आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ सॉलिड को आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत, लिहाजा सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। द वैल्यूज ऑफ डेल एच एस आर इवन लार्जर दैन वेपोराइजेशन बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेज इन सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्गर दैन दोज इन लिक्विड्स। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो सब्लिमेशन की हीट है वो वेपोराइजेशन और फ्यूजन दोनों के सम के इक्वल होती है, क्योंकि पहले चीज़
लिक्विड में चेंज होती है यानी फ्यूज़ होती है, और लिक्विड में चेंज होने के बाद वेपोराइज होती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इनके साथ। तो del HV and del HS tell us directly the energy needed to separate molecules from each other। ये दोनों हमें ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी अगर वेपोराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो इस ज़्यादा वैल्यू का मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह किसी सब्सटेंस के लिए del HS ज़्यादा है तो समझें कि उसको सब्लाइम करने के लिए एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस चीज़ के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। सो फ्रॉम दीज वैल्यूज़ वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिफरेंट कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है कि जिसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं वेपोराइजेशन पानी के लिए, अमोनिया के लिए, SO2 के लिए। SO2 वैसे तो गैस होती है लेकिन पहले उसको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम लिक्विड SO2 कहते हैं। इसी तरह लिक्विड अमोनिया लेंगे और पानी वैसे ही लिक्विड होता है, फिर उनकी वेपोराइजेशन मालूम करेंगे। तो रीज़नेबली हाई है इनकी वेपोराइजेशन क्योंकि ये पोलर मालिक्यूल है। पोलर मालिक्यूल में फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। या तो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में और अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि SO2 जो है इसमें ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अच्छा खासा है इनके दरमियान, लिहाजा ये पोलर मालिक्यूल है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। वेपोराइजेशन आयोडीन की भी हाईएस्ट है उसके अपनी फैमिली मेंबर्स में, क्योंकि इसके सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो लंदन फोर्सेस जो है वो शो करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी, आयोडीन का साइज जो है उसके पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, लिहाजा उसकी पोलराइजिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, del HV बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये हेक्सेन का हाईएस्ट है। अब ज़रा ये आप रीड कर लीजिएगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये सब्सटेंसेस हैं। वाटर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें वैल्यू बहुत ज़्यादा है 40। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 21। HCl में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 15.6। SO2 लार्ज साइज भी है और 2 ऑक्सीजन है, पोलर मालिक्यूल है 24.3। अब इस पूरे ग्रुप को देखें, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, लंदन फोर्सेस, और उसके नतीजे में वेपोराइजेशन की वैल्यूज़ भी आप देखेंगे कि बढ़ेंगी। 5.9, 10.0, 15.0 और 22.0। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन की है वैल्यू। और हाइड्रोकार्बन को देखें तो मीथेन 1 कार्बन, लंदन फोर्सेस वीकेस्ट 8.60, इथेन 15.1, प्रोपेन 16.9, हेक्सेन 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, लिहाजा लंदन फोर्सेस भी ज़्यादा हैं, प्लस 30.1। तो ये था जी कंपैरिजन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हेक्सेन में, आयोडीन में और वाटर में है इन कॉलम्स के अंदर अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। चेंज ऑफ स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो whenever a change of state occurs, the system moves toward the condition of dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या? इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है when two opposing changes occur at equal rates। दो रिएक्शनें हैं दोनों एक दूसरे के उलट, लेकिन उनकी स्पीड बराबर होगी जब वो हो रहे होंगे, जब वो अक्कर हो रहे होंगे, वकूफ़ पज़ीर हो रहे होंगे। तो बीइंग अ केमिस्ट होते हुए वी शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए कि द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है
is the fate or the ultimate goal of all the reversible chemical reactions. जब भी आप रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा अल्टीमेट गोल या फेट मतलब आखिरी जो मंजिल है हमारी वो क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। एंड ऑल द फिज़िकल चेंजेस, और जितने भी फिज़िकल चेंज होते हैं हर हाल में उनमें क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब एग्जांपल देख लें। 0 डिग्री पे सॉलिड वाटर आइस एग्जिस्ट करती है डायनामिक इक्विलिब्रियम में विद लिक्विड वाटर। आइस जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है लिक्विड वाटर के साथ 0 डिग्री पे। क्या मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग यहाँ से आप देखेंगे आपको पता चलेगा। 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होती है और वाटर बनता है, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो है मेल्टिंग। रिवर्स रिएक्शन क्या है? ये वाटर जो है ये रिवर्स रिएक्शन है, आइस में चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो दो प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हैं, आइस मेल्ट भी हो रही है और वाटर आइस भी बन रहा है 0 डिग्री पे। लिहाजा ये जो दो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, अपोजिंग चेंजेस हैं, एट द सेम रेट अकर हो रहे हैं। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। लिहाजा इसको हम कहते हैं द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, मुतहर्रिक किस्म की इक्विलिब्रियम, तवाज़न की हालत। मुतहर्रिक तवाज़न की हालत यानी तवाज़न भी है और रिएक्शन भी हो रहे हैं लेकिन दोनों की स्पीड बराबर है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।